हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर अस्थिरता, डॉलर और रेडिकलिज्म की। देखिए, ये जो तीन बिंदु हैं, इसके अंदर आप पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी धुरी को आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइज हैं वो पूरी दुनिया को चलाते हैं और पूरी दुनिया पर शासन करते हैं, और किस प्रकार से डॉलर के अंदर उन्होंने निवेश करके इसका वेपनाइजेशन किया और पूरी दुनिया के अंदर अपने कुछ ऐसी छवि खड़ी की है जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम कहते हैं इस्लामिक रेडिकलिज्म। आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं और बताएंगे हम आपको इसका उदय कैसे होता है, और फिर इस पर आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका असली आज अमेरिका आप देख रहे हैं, ये अवशेष पर खड़ा हुआ है और ये है रेड इंडियंस के अवशेष। आप जानते हैं कि अमेरिका जो पहले 13 कॉलोनियां बनाई गई थी उपनिवेश के आधार पर, लेकिन आज इसे कोई इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक नए प्रकार के साम्राज्य मानते हैं, इसे एम्पायर कहते हैं। अमेरिका ने पारंपरिक रूप से दूसरे देशों पर सीधा कब्जा करने के बजाय आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक तरीके से अपना प्रभुत्व फैलाया है। आज आप देखिए कि अमेरिका का जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आप देखते हैं मैकडॉनल्ड हो, क्या कोक हो, ये जितने भी ब्रांड हैं, इनको लेकर के एक तो उन्होंने अपना जो कल्चर है उसका जो प्रभुत्व है वो आपके कल्चर के ऊपर डाला है ना, जैसे कल्चरल सुपरमेसी भी कहते हैं आप वेस्ट की। दूसरा, आपके उन्होंने क्या करा, आर्थिक यानी कि जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की उसको अपने कब्जे में लिया डॉलर के रूप में बना करके, है ना। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या करा, अपनी आर्मी डेवलप की और डिफेंस के रूप में बहुत सारे उन्होंने कार्य किए ताकि वो धुरी पर आ जाए। आगे देखना आप, सैन्य ठिकाने, अमेरिका के पास दुनिया भर के 80 देशों में 750 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं जो सक्रिय भी हैं। नाटो बनाया, ऐसा शक्तिशाली संगठन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक डिफरेंस पावर क्रिएट करा। असलियत तो इसकी निकल करके आई गई है, आपने देखा ही है कि एक इस तरह का जो संगठन बना लिया कि दुनिया इन पर हाथ डालने से डरे। इतिहास में अमेरिका ने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे कई देशों में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करके अपनी इच्छा के अनुसार सरकारें बदलने की कोशिश की है, ये इतिहास बताता है। आर्थिक साम्राज्य, डॉलर का दबदबा, अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मुख्य मुद्रा बन गया, यानी कि रिजर्व करेंसी बना। और ये बना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से 1971 के आसपास जब ये वियतनाम से हार करके निकले तो डॉलर कोलैप्स कर रहा था। उस समय पर इन्हें पता चला कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स और गैस के रिजर्व्स हैं, इन्होंने अपनी जो देश की कंपनी है वो वहां पर लेकर गए मिडिल ईस्ट के अंदर, और पूरा यूरोप और यानी कि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज जब हम कहते हैं तो वो उसमें सब आ जाते हैं। तो इसके अंदर वो जाते हैं और धीरे धीरे सबको बांट लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कहते हैं कि भाई ठीक है, आप हमारी मुद्रा जो है डॉलर में ही बेचेंगे। और फिर डॉलर जो है पूरी दुनिया के लिए आवश्यक हो जाता है कि अगर आपको पेट्रोल चाहिए, आपको क्रूड ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, तब आपके पास में डॉलर होना जरूरी है, नहीं तो हम आपको देंगे ही नहीं। तो इस तरीका से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर वर्ल्ड बैंक, ये सब उन्होंने अपने पास बना करके खड़े किए और इस शक्तिशाली एक साम्राज्य के रूप में अब पूरी दुनिया को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। मैं आपको इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया के अंदर आज वो कहते हैं ना कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका या वेस्ट क्या कहता है, वेस्ट कहता है कि हमारी ताकत वास्तव में ये नहीं है जो आप देख रहे हो। यानी कि वो कहता है कि मेरी ताकत नाटो नहीं है, मेरी ताकत डॉलर नहीं है, मेरी ताकत ये नहीं, मेरी पता है ताकत क्या है, यानी कि हम एक संगठित वायलेंस करा सकते हैं किसी भी देश में। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना इस बात को। और ये मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हेनरी किसिंजर भी कहते हैं, जो कि अमेरिका के ही डिप्लोमेट्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है उसकी असली पावर है एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कराने में। यानी कि अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर करा सकते हैं, नेपाल के अंदर करा सकते हैं, श्रीलंका के अंदर करा सकते हैं, किसी भी देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, किसी भी देश के अंदर, भारत के अंदर देखा आपने अभी, है ना, क्या कराया उन्होंने, और सरकार को झुकना पड़ा उनके सामने। तो ये है, उनके पास एक वायलेंस कराने की पावर है, ये संगठित वायलेंस करा सकते हैं, ये उनकी असली ताकत है। कहां से आती है, जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, आपके पास मुद्रा आपकी है, आपके पास में रिसोर्सेस है, पावर आपके पास में है, तब आप ऑर्गेनाइज वायलेंस करा सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या पाला है ये देखिए, आपको अगर समझ में आएगा, ये है रेडिकलिज्म। आप पूरी दुनिया के अंदर आपने एक बात गौर करी होगी कि कम्युनिज्म और इस्लामिज्म, यानी कि कम्युनिज्म और इस्लामिज्म, इन दोनों का आपको एक जोड़ दिखेगा पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि थप्पड़ यहां मारोगे और वो ब्रिटेन तक छापने का काम कौन करेंगे, इसको मारोगे ऐसा सुनाई देगा, लेकिन जहां ये दोनों एक देश में है वहां एक ही है, फिर दूसरा नहीं। जैसे आप चाइना में देखिए, कम्युनिज्म है, इस्लाम नहीं है। अगर आप ईरान या फिर सऊदी अरब में देखिए, इस्लाम है, कम्युनिज्म नहीं है। या आप रूस के अंदर, यानी कि जहां पर भी प्योर रूप में कम्युनिज्म होगा, इस्लाम नहीं होगा, और जहां इस्लाम होगा वहां कम्युनिज्म नहीं होगा। लेकिन भारत जैसे जो देश हैं, जहां पर ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पहले तीसरे को खत्म करते हैं, फिर लड़ेंगे आपस में, इनका काम ये है, समझ गए। तो ये जो रेडिकलिज्म है, ये वही है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस।
पूरी दुनिया में कहीं करा सकते हैं ये रेडिकलिज्म। ये फैलाया कैसे इन्होंने, अब देखिए वहीं से आइए 1971 में इन्होंने क्या किया, पेट्रो डॉलर यानी कि क्या करा, पेट्रो डॉलर का विकास किया। यानी कि अब पेट्रोल का मतलब है कि जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर में ही बिक सकता है, नहीं और किसी में। अब जब पैसा आया तो इन्होंने किसको फंड करना शुरू करा, मुस्लिम ब्रदरहुड को जो फंड करना, दुनिया के अंदर जो रेडिकल इस्लाम है उसे फैलाना शुरू किया, उनको फंड करना शुरू कर दिया। हर देश के अंदर आपने देखा होगा कि जो नक्शबंदी संप्रदाय हो गया या फिर ये जो ऊपर से मूंछ निकाल कर रखते हैं इनका, यानी कि कट्टर जो इस्लाम है उसको फैलाने का काम किया, बहुत ज्यादा मदरसे बनाने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीका से इन्होंने वहां पर तालिबान का जन्म किया। तो ये उनकी पूरी की पूरी एक ये क्या है, प्ले बुक है ना। तो ये उसी तरीका से काम करते हैं। तो इन्हें क्या है, फूट डालो और शासन करो। फिर आप देखेंगे कि जो मुसलमान हैं उनके बीच में भी, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे तो शिया सुन्नी अहले हदीस है ना, उन आपस में उन्हें लड़ाते हैं। ऐसे अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है ये वेस्ट ने इसको कब्जाया। और भारत के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत सारे मदरसे, बहुत ज्यादा मस्जिद और रेडिकल जो है उसका ये कंट्रोल करता, अमेरिका वेस्ट कंट्रोल करता है इसे। यानी कि जिस देश में चाहेंगे ये वायलेंस करा सकते हैं। अब देखिए तेल निकला, डॉलर से जोड़ दिया, और ये जो तेल का डॉलर का जो कॉम्बिनेशन है ये कहां जाएगा, ये रेडिकलिज्म में इसको फंड किया जाएगा। यानी कि वो जो फुट ग्राउंड्स है इसके साथ में ये जो रेडिकलिज्म है इसके बचाव के लिए कौन खड़ा करा जाएगा, कम्युनिज्म खड़ा करा जाएगा। यानी कि कम्युनिज्म पैसा लेकर के क्या करेगा, इसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी टर्म दी है, इन्हें कहते हैं बौद्धिक नक्सल। ये कौन है, बौद्धिक नक्सल। यानी कि काम करेंगे, कॉलम लिखेंगे, किताबों में लिखेंगे, नहीं नहीं ये तो एक मतलब गरीब का बेटा था, लाल किले में फूट गया, कोई बात नहीं, बहका हुआ है, दिमाग खराब है ना, पागल है। इस तरीका से सब एक जैसे नहीं होते, मजहब नहीं सिखाता, धर्म नहीं सिखा, इस तरीका की बातें कौन करेंगे, ये कम्युनिस्ट करेंगे, है ना। ये जो संख्यक है ना, बहुसंख्यक जो संप्रदाय है उसे बहकाने का, ये भारत में हो, ये अमेरिका में हो, क्योंकि ये मुस्लिम देशों में होता है नहीं, पाए नहीं जाते, क्यों कि वो इन्हें जानते हैं एक दूसरे को, है ना। अब देखिए ये तेल से, डॉलर से तेल है ना, ये आपस में जुड़ गया। उसके बाद में ये फंड करेंगे रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म क्या करेगा, भय फैलाएगा, ऑर्गेनाइज वायलेंस करेगा। तो ये क्या लिखेंगे कि नहीं नहीं ये तो भटके हुए हैं, ऐसा हो जाता है, संगठित नहीं है ना, बचाव करेगा। अब आप समझ गए पूरा, अब आप इसे समझिए तब आपको ज्यादा और समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए, जब अमेरिका के जो उपनिवेश है यानी कि कॉलोनी थी, वहां के जो लोग थे रेड इंडियंस, यानी कि उनको वहां से मार के भगा दिया। तो अमेरिका का नेचर समझो, अमेरिका किसी का नहीं है। कहते हैं ना, आपने देखा भी होगा कि यार अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका अपने देश का ही नहीं है। यानी कि उन्होंने इतना डॉलर लेकर के रखा हुआ है कि वो अपने देश की ही परवाह नहीं करते। आप देखेंगे ना, रेड इंडियंस जो हैं उनको किस तरीका से इन्होंने वहां से हटाया, है ना। वहां से उन्हें सबको, जो नेटिव निवासी है उनको हटा दिया, और जब उनको वहां से हटा दिया तो उनके स्थान पर क्या करा, अमेरिका बनाया। और अमेरिका जब बनाया उन्होंने, तो आज आप देखते हैं कि इतना सारा कर्ज लिए हुए हैं कि अपने देश की भी उन्हें ज्यादा पड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि उस देश के वो बासिंदे नहीं है, उस देश के वो लोग नहीं है, है ना। वो अमेरिका है, अमेरिका मतलब है वो किसी का नहीं है। क्लियर, वो अपने फायदे का, उसे चाहिए पैसा, उसे चाहिए अमीरी, उसे एक ही भाषा समझ में आती है, पैसा, है ना। डॉलर डॉलर डॉलर, बस, है ना, प्रभुत्व। इसके सिवाय उन्हें ना राष्ट्रवाद समझ में आता है, कुछ नहीं आता, उन्हें एक ही भाषा समझ में आती है। आप देखिए यहाँ पे और तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या है। 1970 के दशक तक ईरान और अफगानिस्तान का जो माहौल है, आप देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीका से इन्होंने जो कट्टरवाद है उसको फैलाया, इसको पोस्ट देख सकते हैं। 1970 तक जो काबुल है या तेहरान है उसका जो माहौल बिल्कुल अलग था। यानी कि जो लड़कियां थी वो आपको, लड़कियां और महिलाएं मिनी स्कर्ट्स, वेस्टर्न कपड़े पहन करके आपको घूमती हुई दिखती थी। खेल और स्पोर्ट्स, महिलाएं स्पोर्ट्स टीमों में हिस्सा लेती थी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेला करती थी, आधुनिक शिक्षा हुआ करती थी, विश्वविद्यालय, कॉलेज, सह शिक्षक यानी कि को एजुकेशन, लड़की लड़के एक साथ मिल करके पढ़ा करते थे। आजादी की महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी भी थी। महिलाओं के बिना किसी पर्दे के, हिजाब के, मेडिकल हो, कानून की पढ़ाई हो, राजनीति में आने का हो, ये सब आजादी थी। लेकिन 1970 के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, धीरे धीरे वहां पर अतिवाद बढ़ने लगा, अतिवाद, चरमपंथ बढ़ने लगा। और फिर धीरे धीरे से आप जानते हैं कि जब चरमपंथ बढ़ता है तो उसका सबसे पहले शिकार होते हैं ये वल्नरेबल ग्रुप, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, ये सब उसका शिकार होते हैं। तो यही होना शुरू हुआ, किसने करा, यानी कि इसका जो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि ये जो करने वाला है ना, सब ये अमेरिका कर रहा, सब अमेरिका। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान में क्यों कर सकता है अतिवाद, ईरान में कर सकता है, सऊदी अरब में कर सकता है, लेबनान में कर सकता है, या सीरिया में कर सकता है ना, बहुत सारे इन जगह पे कर, लेकिन कभी वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर पाया।
आपने सोचा कभी? क्योंकि इनके अंदर जो इनकी जो लिटरेचर है ना, हदीस है, कुरान, उनके अंदर ये सब कुछ पहले से इनबिल्ट है। यानी कि खाद पानी पहले से दिया जा रहा है, बस थोड़े से सहारे की जरूरत है और वो एक पूरा बन जाएगा फिर, है ना। तो जो अतिवाद है वो पहले से इनबिल्ट है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि एक हिंदू जो है उसको नहीं बना सकते, ये अतिवादी, एक आतंकवादी नहीं बना सकते, लेकिन मुसलमान को बना सकते, क्योंकि उसके अंदर वो पहले से संभावना है और बस थोड़ा सा आगे डालेंगे एफर्ट और वो बनकर तैयार। आप पाकिस्तान के अंदर आप तालिबान बना सकते हैं, भारत में नहीं बना सकता अमेरिका। समझ गए? आप ईरान में बना सकते हैं, आप सऊदी अरब में बना सकते हैं, अफगानिस्तान में बना सकते हैं, आप बांग्लादेश में बना सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं बना सकते। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो वो पहले से वहां होता है वैसा, इसलिए बन जाता है। अब देखिए मार्गरेट थेचर के ऊपर ये आरोप लगता है कि मार्गरेट थेचर ने कहा था कि भाई हम इनको जो है अतिवादी बनाएंगे, ये वो। देखिए अतिवादी कोई नहीं बनाता, संभावना होती है और संभावना को ही हम आगे प्रेषित करते हैं। हिंदू में संभावना नहीं होती टेररिस्ट बनने की, इसलिए अमेरिका नहीं बना पाता। कितने आप कोई केस देखिए दुनिया में कहीं पे भी कोई हिंदू जो है इस तरीका से ब्लास्ट करा हो, नहीं है। आप देखिए, आप यहां पर देखेंगे जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा 2019-9/11 का जो घटना 2001 का, उसके बाद में आपने देखा होगा जो वहां के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो तुरंत वहां पर गए थे, एक इस्लामी मस्जिद थी वहां पर गए थे और वहां जाकर करके उन्होंने कहा था इस्लाम इज पीस, इस्लाम जो है शांति का। कारण क्या था? अब सोचिए, यानी कि ये उनके लोग हैं, ये इनके कहने पर काम कर रहे हैं। यानी अपने देश का ट्विन टावर गिर गया, उस देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नहीं, ये तो शांति का मजहब है। और उस दिन के बाद से आज तक मुसलमान ये घुमाते आ रहे हैं कि हम तो शांति का मजहब है। अब सोचिए इस बात को, यानी कि ये दोनों ही क्या है, सबको फायदा है। यानी इस्लाम को फायदा क्या है? उसने कह दिया शांति का मजहब है। और उसने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये उनके ही लोग हैं, इनसे आगे भी काम लेना है। क्यों? कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास में क्या है, संगठित क्या करना है, संगठित वायलेंस करा सकते हैं, संगठित विद्रोह करा सकते हैं। ये क्षमता कौन देता है? कौन देता है बताइए मुझे? ये क्षमता यही देते हैं, इनके फुट ग्राउंड्स हैं। अब जो कम्युनिस्ट हैं वो आपके लिए जमीन पर जाकर नहीं लड़ सकते, उनके लिए आपको ये चरमपंथी चाहिए। अब आप समझ रहे, ये गठजोड़ है। ये ऐसा नहीं है जॉर्ज डब्ल्यू बुश गया और उसने ऐसा मजे में नहीं बोला है, वो ये सिर्फ ऐसा बचा रहा है। क्योंकि अब कम्युनिस्ट ये नहीं लिख सकते थे, नहीं ये तो पागल है ये। अब आपको एक बड़े लोग की जरूरत है, तो बड़ा कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। समझ गए मेरे? तो ये आप पूरा अगर समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये गठजोड़ क्या कहता है और आखिर बचाने की जरूरत क्या थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद में इनको बचाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यही तो उनके फुट ग्राउंड्स है। आगे देखना, अमेरिका जो दुनिया के लिए जो हथियार बेचता है, अमेरिका जो है हथियार, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका हथियार बेचता है इसीलिए दुनिया से आतंकवाद खत्म नहीं हो पाएगा, चरमपंथ खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका की जीडीपी के अंदर देखोगे तो मात्र कितना हिस्सेदारी आती है इसकी हिस्सेदारी है 1.5 से लेकर के 1.6। ये जो आर्सेनल है, जो हथियार है, उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि बात इस हिस्सेदारी की है ही नहीं कि अमेरिका इसके लिए करता नहीं। मैंने जो आपको बताया कि ये तो सिर्फ उनका ऊपर हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, लेकिन अंदर जो है वो है, मैंने आपको बताया कि एक वायलेंस क्रिएट कराना है। समझ गए? कहीं हथियार भेजने हैं तो लड़ेंगे कैसे? क्योंकि अगर आपको एक सेंट्रलाइज्ड वायलेंस चाहिए तो उसके लिए हथियार भी चाहिए, है ना। पूरी दुनिया को लड़ा करके रखोगे तो फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो भी एग्जीक्यूट हो पाएगी अच्छे से, है ना। तो देशों को लड़ा करके रखो, उनका ध्यान बांट करके रखो, यही है अमेरिका की नीति जो मैंने आज आपको बताया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि वास्तव में जो अमेरिका है, ये जो मैंने आपको बताया, कट्टरपंथी इस्लाम एक भू राजनीतिक हथियार है अमेरिका और अमेरिका के एलाइज का, इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो क्योंकि मेरे पास तो सारा डेटा था जो मैंने आपको दिखाया है, सार्वजनिक नैरेटिव क्या है, क्या कारण था कि भाई अमेरिका के जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उसे जाना पड़ा और रिलीजन ऑफ पीस कहना पड़ा, और उसके बाद में फिर क्या कारण है कि आज तक जो इस्लामिक लोग हैं वो कहते रहे हैं कि इस्लाम जो है पीस है ना। तो ये समझिए आप मेरी बात को कि ऐसा क्या कारण है। तो देखिए क्या कारण है कि ये जो एक एलाइज बनता है कम्युनिस्ट और इनका आपस में, कि एक को जो है सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है हर देश के अंदर। क्योंकि जो मैंने आपको मूल आइडियोलॉजी बताई, ये देखिए आप 1970 तक इस तरीका की तस्वीर थी अफगानिस्तान से, इस तरीका की तस्वीर थी आपको ईरान से, है ना, कैसे शहर थे। लेकिन उसके बाद में क्या बदल गया?
आप देखिए इसको, सोवियत रूस का जो राष्ट्रवाद है उसे हटाने के लिए ये सब कुछ हुआ। मार्गारेट थैचर के ऊपर जो आरोप है, लोग कहते हैं, लेकिन जो फैक्ट वो बताता है कि मार्गारेट थैचर ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। आगे देखना, उम्मा बना लेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई उम्मा नहीं बनाने देंगे, हम फूट डालो और शासन करेंगे, ये सब कुछ है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय